जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं या जिस टॉपिक पे हम लोग कुछ दिन तक हम लोग बात करेंगे, तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हम बताएं कि हमें कितनी जानकारी है या फिर हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लिया। हमारा मकसद बस इतना है कि हम जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं, झारखंड स्टेट, यहाँ पे झारखंड स्टेट मुंबई, कोलकाता और तमिलनाडु, केरल के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी कम फिल्में बनती हैं। आप बोल सकते हैं कि नहीं के बराबर 1% भी फिल्में यहाँ नहीं बनती हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं देखूँ तो ठीक ठाक से अगर शायद साल में एक फिल्म बनती होगी, और उनका भी जो रीच होता है वो शायद पैन इंडिया नहीं होता होगा। हम लोग ने ये कोशिश की कि एक ऐसी फिल्म बनाएं जिसे हम पैन इंडिया रिलीज़ कराएं, जो कि एक हिंदी फिल्म, जो एक मापदंड जो कि सारे साइकिल को कंप्लीट करता है, या कोई एक अच्छी रीजनल फिल्म। तो हम लोग ने वो सारी कोशिश की और हम लोग ने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नए चीज़ जानने का मौका मिला, काफ़ी नए पहलू से हमें अवगत होना पड़ा। तो हमारा बस मकसद ये है कि जो गलतियाँ शायद हमने की वो गलतियाँ आप ना करें, जो सुधार या फिर जो प्रिकॉशन हमने लिया या जो स्टेप्स हमने उठाए हैं, आप उन स्टेप्स को नोट डाउन कर लें, क्योंकि दिस वे और दैट वे आपको वो फॉलो करना ही है। आप अवेयर रहें। अगर आपको फीचर फिल्म करनी है इन फ्यूचर, तो आप इन सभी बातों का ध्यान दें। आने वाले समय में हमारे और भी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने का, समझने का, जानने का मौका मिलेगा। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। अब तक जो हम लोग बात कर चुके हैं प्री प्रोडक्शन के दौरान हम लोगों के साथ जो भी हुआ, और कई चीज़ें जो हमने बताई, वो हो सकता है कि आपको लगे कि इतना नेगेटिव है या फिर इतना फ्रस्ट्रेटेड करने वाला है। लेकिन क्या है कि एज अ कलाकार की जो लाइफ होती है, वो कलाकार की लाइफ अप एंड डाउन वो चलता ही रहता है, और उसको वो एक्सेप्ट करके ही जीता है। क्योंकि ये फील्ड हमने चुना है, और ये फील्ड को हमने मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि नहीं आपने हमारा करियर ख़राब किया या उसने हमारा करियर ख़राब किया या उसके चलते ये नहीं हो पाया। कि फिल्मकार या कलाकार जो भी होता है, वो किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ ऐसा कैसे हो गई। मुझे यहाँ से बाहर जाना था, यहाँ रहना नहीं था, क्योंकि कब तक यहाँ रहते, क्या होगा नहीं होगा, इस फील्ड का यहाँ पे फ्यूचर नहीं था। तो उम्र बढ़ रही थी, घर वालों का भी एक प्रेशर था, कुछ लोग ये भी था अच्छा यार कर ले, कुछ और कर लो यार, जॉब कर लो। लेकिन क्या होता है कि आप जब इस फील्ड पे आ जाते हो तो और कुछ आपको काम तो आता है नहीं, कुछ और आप काम कर भी नहीं सकते हो। तो हमें तो यही करना था, इसलिए हमने यही किया। तो जब जो करना था उसकी शुरुआत होने वाली थी शूटिंग की। जब तक वो क्लैप नहीं लगता है ना, तब तक वो, अब तक तो प्री प्रोडक्शन का फेज़ भी था, सब सारा प्लानिंग था, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। और वो दिन मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था, जिस दिन हम लोग शूट स्टार्ट करने वाले थे। तो पहला दिन जो हमारा शूट का था, वो हम लोगों ने आदित्यपुर में किया, मंगलम सिटी में किया था। और हमारा पहला जो शॉट था, मंदिर का ही शॉट था, और हमारी हीरोइन आ चुकी थी, और सारे लगभग तैयार थे, सब एकदम खुश थे, अपने अपने ये में थे कि भाई अच्छा होगा। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। GR8 Films present Gangster Purania, Scene 33, Shot 1, Take 1। अगर हमें शूटिंग की शुरुआत करनी थी तो कुछ ऐसा करना था कि हमें आशीर्वाद चाहिए था। तो और हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। तो हमारी पूरी टीम, हम, विवेक जी, विशाल जी और हमारे फिल्म के हीरो गौरव जी, ये नंदू भैया, ये सारे टीम के मेंबर्स जो हैं, हम लोग गए रांची, और विशाल जी के कांटेक्ट के द्वारा वो मीटिंग तय हो पाई। और हमने वहाँ पे अपने म्यूज़िक का विमोचन किया, और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से वो आशीर्वाद मिला कि नहीं, आप जैसे ही स्थानीय लोगों को जो है वो फिल्म सब्सिडी मिलनी ही चाहिए। और तो उस दिन का जो कॉन्फिडेंस था ना, बहुत एकदम सुपर कॉन्फिडेंस था कि नहीं भाई, हम लोग एकदम सही फेज में जी रहे हैं और सब अब अच्छा होगा।
क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ अच्छा करते हो, कभी कुछ ख़राब होता है, लेकिन अब जो माहौल था हम लोगों के लिए वो अच्छा ही था। तो विवेक जी वही रह गए थे कि अगर कुछ और बातचीत अगर होने को थी तो सेट पे हमारा शुरुआत, वापस से मैं सेट पे आता हूँ, ठीक है। तो मंगलम सिटी में शुरुआत हुआ, स्टार्ट हुआ, और पहला ही दिन जो कहते हैं ना, कहीं लाइट लग रहा है, कहीं भाई नीचे गिराओ, सन नहीं आ रहा है, किसी को भूख लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है, लेकिन सब उस दिन सेटअप सही था, सब अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। फिर हमने ऑफिस का सीन किया, मुझे याद है, और पहला दिन जो हमारा टारगेट था वो टारगेट से थोड़ा पीछे रहे, लेकिन पहला दिन था, सबको टीम में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन शूटिंग काफ़ी मज़ेदार रही। प्रणाम करेंगे, फिर ऐसे मुड़े और मुड़ते मुड़ते आपका डायलॉग आ जाना चाहिए, और मुड़ते मत यहाँ नहीं, वहाँ रहना थोड़ा सा राघव जी। मैं इधर एक्चुअली असल में ना इसलिए थोड़ा इधर यहाँ गैप दे, थोड़ा गैप दे, ठीक है। लीजिए, जैसे मुड़े कैसे स्वागत होगा, कट एंड एक्शन। और मुझे याद है कि कोई भी एक दिन आज तक ऐसा नहीं रहा पूरे शूटिंग के दौरान 25 दिन में जहाँ मैं शूटिंग पे लेट से पहुँचा हूँ। जो मेरा कॉल टाइम था मैं उससे पहले पहुँच जाता था, और जैसे अभी टिकटॉक पे गाने बनते हैं ना, तो उस वक्त टिकटॉक नहीं था, बिना मैं टिकटॉक के गाना बनाया करता था, बहुत मज़ा आता था। और अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हम लोग किस कैमरे पे शूट कर रहे थे, हमारा फॉर्मेट क्या था। हमारा फॉर्मेट था, हम लोग रेड ड्रैगन पे काम कर रहे थे, और रेड ड्रैगन पे करने की जो चॉइस थी वो इसलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अगर रेड ड्रैगन में नहीं करते, हमारा क्योंकि प्लान था मार्क 4 पे करने का, और हमने मार्क 4 हमने खरीद भी लिया था प्रोडक्शन हाउस के तहत। लेकिन रेड में करने से क्या हुआ कि फिल्म की जो क्वालिटी था, उसका जो थिकनेस था वो बड़ा हो गया, क्योंकि हमें इसे रिलीज़ करना था, मल्टीप्लेक्स तक लेके जाना था, हॉल में लेके जाना था। तो हमारा जो प्रोजेक्शन होता वो बहुत ही वाइडर चाहिए था। तो वो फिल्म के हिसाब से रेड ड्रैगन यूज़ करना बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि वो एक मिडिल रेंज का कैमरा है जो आप फिल्म मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जब रेड ड्रैगन इंक्लूड हुआ तो लाइट के लिए बहुत ही हमें स्ट्रगल करना पड़ा था, मुझे याद है, क्योंकि लाइट जो है, हमारा जो पूरी टीम जो थी लाइट की, वो आई थी उड़ीसा से, ठीक है। कैमरा आया था कोलकाता से, कोलकाता में फिल्म वाला एक स्टूडियो है, वहाँ से आया था, और हमारे जो डीओपी थे वो आए थे मुंबई से, और डीओपी के जो असिस्टेंट थे शमशाद, वो दोनों मुंबई से बिलोंग कर रहे थे। और उनकी टीम, लाइट की टीम, हमारी टीम को जो कोलैबोरेशन था वो शुरुआत में थोड़ा सा बकझक होता था कि नहीं भाई, लाइटिंग में कई बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे लग जा रहे थे, और हम जो शेड्यूल में जो बनाया था वो शेड्यूल से कभी कभी हम लोग पीछे हो जा रहे थे, तो मुझे गुस्सा भी आता था। लेकिन क्या है कि जब काम का जो आउटपुट जब देखा जाता था कि नहीं यार, ये काम जो है बढ़िया आया है, क्योंकि लाइटिंग में नो डाउट आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, और जब आप कोई सिनेमेटोग्राफी करते हैं तो उस वक्त सिनेमा के हिसाब से आपको याद होना चाहिए कि आप सिनेमा बना रहे हैं, आप कोई वीडियो फिल्म नहीं बना रहे हैं। जब आप सिनेमा बनाते हो तो आपका जो रेंज होता है वो वाइड ज़्यादा होता है। तो लेंस का प्रॉपर इस्तेमाल हुआ रेड पे, और फिर एक लेंस और हमारा था कि जो एक जूम लेंस था उसको हम लोग को यूज़ करना था। फिर वापस से हम लोग मुंबई से उसको मंगवाए। देन ऐसे करके हमारा शूट का जो प्रोसेस था वो चला। और अगर मैं तारीफ़ करूं तो डीओपी और शमशाद की तो मुझे तारीफ़ करनी ही होगी। साथ ही साथ जो हमारे जो लाइटमैन्स थे, जितने भी लाइटमैन थे, वो लोग दिन रात जब कहो तब खड़े हो जाते थे भाई टाइम पे। अब खाने का टाइम मान लीजिए 1:30 बजे का है, अगर वो खाना 3 बजे भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, वो लोग थोड़ा सा होल्ड कर लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो बहुत ही मज़ेदार रहती हैं, और साथ ही साथ इससे आपको एक टीम की जो भावना होती है, जो फीलिंग होती है वो बहुत मजबूत रहती है। कई बार जो है हमारे जो को प्रोड्यूसर थे नंदू भैया, वो खाना खुद जाकर टेस्ट करते थे, यार ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। और पता है आप जब काम करते हो ना, आप कुछ भी कर लो, सबको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। और साथ खासकर खाने के दौरान किसी को कुछ पसंद नहीं, किसी को कुछ पसंद नहीं, क्योंकि हर आदमी अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहा है, और जब अलग अलग स्टेट से बिलोंग कर रहा है तो सबका टेस्ट अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम सभी एक रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम एक मिशन पे चल रहे होते हैं। बेसिकली फिल्म बनाना एक मिशन होता है कि भाई हम ये मिशन पूरा कर लिए
और बस। और उस मिशन के बीच में जितनी भी अड़चनें आती हैं, जब वो मिशन कंप्लीट हो जाता है तो लगता है नहीं यार वो क्या मज़ेदार सा सीन था। ठीक है, तो कई सीन को याद करके हमें जो है वो हंसी भी आती है। कई बार जो है हमारे जो प्रोडक्शन जो देख रहे थे राजू मित्रा, उसको सब डांट रहे हैं, अरे यार तुमसे ये नहीं हो रहा, तुमसे वो नहीं हो रहा है। गैंगस्टर दुल्हनिया में काम करने का जब मुझे ऑफर आया, मैं उससे पहले एक बंगाली फिल्म कर रहा था। उससे पहले मैं 4-5 एज एन प्रोडक्शन मैनेजर, एज एन लाइन प्रोड्यूसर में काम कर चुका था। लेकिन जब विवेक जी का कॉल आया कि हाँ एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं जिसका नाम है गैंगस्टर दुल्हनिया, और ये एक भोजपुरी से अलग हटके एक फिल्म बनेगी, जो भोजपुरी तो होगी लेकिन ये इसका जो मेकिंग का जो तरीका होगा ये एकदम बॉलीवुड लेवल का, जैसे एक हिंदी सिनेमा हम देखते हैं वैसा। तो जब मुझे ये पहला ऑफर मिला तो मैं बहुत खुश हुआ, बहुत एक्साइटेड था। जब मैं शुरुआत में जब मुझे ये मौका मिला कि मुझे प्रोडक्शन मैनेजर का जॉब मिला है, इसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें देखना था। एक तो था कि कास्टिंग भी थोड़ा बहुत ध्यान देना था, दूसरा है कि कैमरा इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, लाइट इक्विपमेंट कहाँ से आएगा, और फूडिंग कहाँ से होगा, लोकेशंस कहाँ कहाँ हम लेंगे, परमिशंस हम कहाँ से लेंगे। तो बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और इसके अलावा जैसे कि हम बताना चाहते हैं आपको कि कैमरा इक्विपमेंट हमने कोलकाता से हमने हायर किया था, और एडिटिंग लैब जो हमारी टीम में ये प्लान हो रहा था कि हम एडिट कहाँ करेंगे, क्योंकि नियर बाई होना चाहिए, इजी कम्युनिकेट होना चाहिए। तो फिर हमने कांटेक्ट किया फिल्म वाला। एज एन प्रोडक्शन मैनेजर बहुत सारा काम होता है, जैसे कि लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्शन मैनेजर से मैनेज करता है, मैनेज तो करता ही है, लेकिन मैनेज के साथ साथ इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कि हम एक फाइट सीन कर रहे हैं, उस फाइट सीन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, और सडन टाइम पे वो प्रॉपर्टी अरेंज करना है। तो कभी कभी हम कर पाते थे, कभी कभी हम फेलियर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये बॉम्बे नहीं है, ये कोलकाता नहीं है कि हम एक इशारा किया और फाइट मास्टर को वो बास्केट मिल गया, ड्रम मिल गया। तो ऐसा नहीं था यहाँ पे, क्योंकि हमें अरेंज करना पड़ता था। अमूमन होता क्या है कि जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में जहाँ भी स्टूडियोज है, वहाँ पे सारे साजो सामान आपको मिल जाता है, आप इजीली शूटिंग कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। दूसरा है कि इसमें खाने पीने का बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि सबका अलग अलग टेस्ट, सबकी ज़रूरतें अलग अलग। अब आप समझिए कि अगर मुझे दाल पसंद है, हो सकता है आपको दाल नहीं पसंद हो, आपको तड़का पसंद हो, तब आप क्या करेंगे? तो प्रोडक्शन मैनेजर के पास जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि वो फूडिंग डिपार्टमेंट देखता है। फूडिंग डिपार्टमेंट पे हर दिन अलग अलग तरह का खाना बनता था। हमारे प्रोडक्शन में 7 दिन, GR8 फिल्म्स में 7 दिन अलग अलग तरह के खाने पकते थे। पता है, इसलिए कि सबको हम खुश रख सके। हम जब सबको खुश रखेंगे और दिल से वो काम करेंगे, नहीं हम भले ही हमारी टीम, कुछ टीम नई थी, कुछ प्रोफेशनल टीम थी, 2 टीम मिलके हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। और घटनाएं ऐसी नहीं थी कि हम लोग हमेशा टाइम पे शूट करते थे। मान लीजिए कि लेट नाइट भी शूट किए तो प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर हमें पूरा मौका देते थे कि सुबह हम लोग 12 बजे तक उठ जाएं, फिर हम सेट पे जाके काम करें। तो पहली घटना तो एक ऐसी थी जो कि मुझे एज अ वायर में मुझे एक शॉट मुझे दिया गया था फाइट मास्टर ने कि आपको ये करना है, आपको हम वायर खींचेंगे, देन आप उड़ के जाओगे और ड्रम में टकरा जाओगे। तो वो मेरे लिए लाइफ का एक अनोखा पल था, जो कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम हमेशा उसको याद करेंगे कि एक शॉट में मैंने हवा में उड़ा। मैं तो फिल्मों में देखता था, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना घटा तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव था। और हमारे फिल्म में किसी तरह का कुछ बैड एक्सपीरियंस मुझे मिला नहीं। हाँ, सडन टाइम में कभी कभार कोई चीज़ नहीं, रिक्वायरमेंट अगर होती थी, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। कुछ कर भी पाते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। हाँ, सडन टाइम में प्रोड्यूसर कभी कभी नाराज हो जाते थे, कभी गुस्सा होते थे। तो 4 दिन पहले क्यों नहीं बोले थे गद्दा के लिए? तो उसी टाइम जब हम आए तभी तो हम बता रहे हैं, अभी बैठ राजू सुनो मेरा बात, अभी बैठ के दोनों बैठ के उनको अलग रूम में लेके जाओ, एक पेन पेपर लो, हम सीक्वेंस बताते हैं, इस सीक्वेंस फाइट है, सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के टोटल अभी तक का प्रॉपर्टी क्या चाहिए, इस तरह के प्रॉपर्टी के चक्कर में सारा ये और लफड़ा। अगर रिक्वायरमेंट मान लो कि आज शूट चल रहा है, नहीं काम है, तो कल का जो प्रॉपर्टी आज ना खोलोगे, कि आज की प्रॉपर्टी आज खोलोगे तो मिलेगा कैसे यार? और ऑब्जेक्ट दे चुका है, आपको पता है। जाहिर सी बात है, जब एक इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बजट की फिल्म है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा होना लाजमी है। तो मुझे लगता है कि उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा हमारा और बेहतर था, बहुत अच्छा अनुभव मुझे मिला। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको एज एन प्रोडक्शन मैनेजर बनना है या लाइन प्रोड्यूसर बनना है, तो सबसे पहले तो आपको PR बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। PR का मतलब पब्लिक रिलेशन।
पब्लिक रिलेशन आपको इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, मान लीजिए कि आप कोई कहीं शूटिंग कर रहे हैं, आपको परमिशन चाहिए, अब वो घर आपको लेना ही है और डायरेक्टर ने बोला कि मुझे ये घर चाहिए, तो एज अ प्रोडक्शन मैनेजर उसका फ़र्ज़ क्या होता है, वो प्यार से जाएगा उस घर के पास, उसको बहुत प्यार से बात करेगा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं, मुझे आपका घर पसंद है, हमारे डायरेक्टर को आपका घर पसंद है, तो प्लीज़ आप अपना घर हमें दीजिए इस फिल्म में शूटिंग करने के लिए। तो एक तो होता है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि वो कन्विंस करना ही उनको आना चाहिए। सबसे पहला काम होता है कि जब आप कहीं जाए, आपके बातों पे वो खो जाए, आप जो भी डिमांड करें वो आपके लिए फुलफिल कर दे, पहला। दूसरा है कि आपको, अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके कॉन्टैक्ट बहुत होने चाहिए, जैसे कि आपके लाइट वाले के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, आपके प्रोडक्शन वाले के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, फूड वाले के साथ अच्छी दोस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आप ही को ही वो जिम्मेदारी दी जाएगी कि मैनेज करने का। तो जब आप सबके साथ एक बहुत फ्रेंडली नेचर रखेंगे, अच्छा रिश्ता रखेंगे, तो डेफिनेटली वो आपकी बात को कभी नहीं काटेंगे। इवन कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि पेमेंट मान लीजिए कि लेट से मिलेगा तो भी वो आपके लिए हाँ कर देगा कि हाँ। तो प्रोडक्शन मैनेजर बनने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी होता है, कमिटमेंट फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा कि हाँ ये काम मैं कर दूंगा, तो ये काम आपको कर देना है। जैसे आप करोगे ना, तो डायरेक्टर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, प्रोड्यूसर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, और हर प्रोजेक्ट पे वो आपको जरूर शामिल करेगा। देखिए, आर्ट डायरेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमारा एक सीन था जिसमें कि हमारी जो एक्ट्रेस है वो हमारे हीरो को पत्थर से मारती है। अब उस सीन में हम लोग ओरिजिनल पत्थर से मार नहीं सकते हैं, तो हमें एक डुप्लीकेट पत्थर जैसा हमें कुछ क्रिएट करना पड़ा। तो वो हमारे आर्ट डायरेक्टर ने वो क्रिएट किया था। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल हो गया। जब स्टंट होता है, फाइट होता है, तो काफ़ी कुछ टूटता है, फूटता है। अगर चोट लग रहा है तो स्मोक निकलता है, या फिर ऐसा इस तरह का बहुत कुछ जो है, या कोई अगर हीरो की एंट्री हो रही है तो पीछे स्मोक अपेयर हो रहा है, तो वो सारा कुछ आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। और इवन यही नहीं, जब उनका हीरो हीरोइन जब घर पे आते हैं तो घर का सीन जो हो गया, काफ़ी कुछ, अगर खाने पे लोग बैठे हैं तो खाना लोग खा रहे हैं और प्रॉप्स जो है वहाँ पे खाने का आइटम है, ये है, इस तरह का स्मॉल करके। इवन जब अब डांस हो रहा है, जब कोरियोग्राफी जब हो रहा है, जब आपका एक सॉन्ग दो सॉन्ग के बीच में भी काफ़ी सारे प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कोई फोटो फ्रेम हो गया, कैंडल हो गया, ये हो गया, ये फ्लास्क हो गया, काफ़ी कुछ। तो आर्ट दादा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 से लेकर डे 25 तक वो आपके साथ हमारे साथ वो थे। और हर एक सीन में हम लोग मीटिंग जब भी किया करते थे, उनको इंक्लूड करते थे कि आर्ट दादा आपका ये आज का ये रोल है। आर्ट प्रॉपर्टीज़ भी आर्ट डिपार्टमेंट में ही वो आता है, और हम लोगों ने काफ़ी कुछ हायर किया था। जैसे कि गन शूटिंग के टाइम पे 5, 6, 7, 8 गन हम लोगों ने यूज़ किया था। वो आर्ट प्रॉपर्टी ही उसको बोलते हैं। इवन फ़ोटो फ्रेम हम लोगों ने हायर किया था, डेकोरेशन के लिए स्टफ्स हम लोगों ने हायर किया था, और फिर दिस दैट और काफ़ी सारा चीज़ जो है हम लोग ने। तो वो सब आप ख़रीदने से अच्छा है कि आप उसे सस्ते दाम में आप उसे हायर कर लें। खाने का सामान से लेके, आपका डिनर सेट से लेके, ड्रिंकिंग ग्लास और फोक, नाइफ, बटर, चाकू, तलवार, ये सारा आर्ट प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है। तो ये हम लोग कभी कभार होता है कि वो सेट पे बनाते हैं, और कभी कभार हमें हायर करना पड़ता है। तो ये गैंगस्टर की कहानी थी, और हमारी जो लीड एक्ट्रेस निधि झा थी, उनका काफ़ी फाइट सीन था इसमें। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग हमारे जमशेदपुर से ही हम लोग कुछ कराटे के 1-2 फाइटर्स को हम लोग लेते हैं, और फिर उन्हीं से हम लोग कराएंगे ये। लेकिन फिर हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, अगर फीचर फिल्म लाइन से कोई प्रोफेशनल ही अगर आएगा और वो कराएगा तो वो ठीक रहेगा। और हमारे नज़र में एक थे प्रदीप जी थे, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी फिल्मों में वो करा चुके हैं, एक्शन का काम करा चुके हैं। तो हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया, और उनकी 7-8 लोगों की टीम नेपाल से वो आई, और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हीरोइन को ट्रेनिंग देना और कैमरा एंगल बताना। तो पहले हमें लगता ये था कि एक्शन डायरेक्टर जो है वो खाली फाइट सीक्वेंस बताता है कि आपको ऐसे करना, आपको ऐसे करना है। नहीं, उनका जो रोल होता है वो कैमरा मैन को वो कैमरा एंगल ही बताते हैं, वो हीरो को स्टेप्स भी बताते हैं, और इवन वो हीरो के एक्सप्रेशंस भी बताते हैं। तो एक्शन के टाइम पे ही इज़ ऑल इन ऑल डायरेक्टर ऑफ दैट इंटायर सीक्वेंस। तो उनका एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट जो है, जो कि होता है, जो कि आम लोगों की बस की बात नहीं है, और वो ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं। तो
हैट्स ऑफ जो वो काम करते हैं, बहुत ख़तरनाक काम होता है मतलब कि। सो आपको आर्ट ये एक्शन डायरेक्टर जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक एक्शन बेस्ड फिल्म अगर आप कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रदीप जी हमारे साथ थे तो बहुत अच्छा काम किया, कहीं कोई दो राय नहीं है इसमें। जैसे शूटिंग के दौरान खाना पीना या ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, वैसे ही साउंडलेस जनरेटर भी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपके साथ 25 दिन तक आपके साथ वो रहेगा। क्योंकि चाहे वो इंडोर हो शॉट, चाहे वो आउटडोर हो, आपको लाइट आपको चाहिए, क्योंकि अवेलेबल लाइट में आप शूटिंग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैमरा का रिक्वायरमेंट है वो लाइट का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे टाइम फुल टाइम वो साउंडलेस जनरेटर वो था हमारे साथ, और वो बजट जो है वो पर डे का कुछ एक एवरेज उनका एक होता है, लेकिन कभी कभार जब डांस सीक्वेंस में कभी कभार 12-15 घंटे अगर चल रहे हैं तो साउंडलेस जनरेटर का जो फ्यूल का कंजम्पशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो अच्छा खासा बजट था उसका हमारा, जो कि हम लोगों ने इनिशियली लगा कि चलो 1-1.5 लाख में वो हो जाएगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा, मेरे को लगता है कि 3 लाख से ऊपर ही था उसका बजट ओवरऑल जो था हमारा 3-3.5 लाख। तो वो एक अच्छा खासा था, वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन उसका बिल काफ़ी अच्छा खासा हो गया था। आपको इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा कि आपको एवरीडे आपको चेक करना होगा कि क्या फ्यूल कंजम्पशन रहा, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ी की संभावना वहाँ होती है कि लोग कभी कभार नुकसान दे देते हैं। देखिए ऐसे तो हमारे पास गिम्बल था, हमारे पास ड्रोन था, हमारे पास रोनिन था, हमारे पास ये सारे चीज़ थे, लेकिन जो काम ट्रैक ट्रॉली, राउंड ट्रॉली और स्ट्रेट ट्रॉली का होता है, या जो काम क्रेन का होता है, मुझे पर्सनली मुझे लगा कि वो गिम्बल से उतनी अच्छी तरह ये नहीं हो पाता है, जो स्मूथनेस जो होता है। तो ट्रैक ट्रॉली क्रेन इन सब का रिक्वायरमेंट था वहाँ पे, मैं तो जेन्युइनली मुझे फील हुआ। और ये लाइट ट्रैक ट्रॉली जो है ये हम लोगों ने उड़ीसा से हम लोगों ने हायर किया था, क्योंकि एक तो रेट का भी इशू था और हमें अच्छे दाम पे मिल गया था। तो जो एक गाड़ी बड़ी उनकी गाड़ी थी, उसमें जो उनके सारे टीम क्रू मेंबर्स भी आ गए थे, और सारा लाइट्स का सामान, ट्रैक ट्रॉली सारा सामान भी आ गया था। तो ये एक ऐसा है जो कि आपको करना पड़ेगा, और एक्शन शॉट्स में या गाने में हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया था। तो इम्पॉर्टेंट है बेस्ड अपॉन योर आपकी कहानी के डिमांड के हिसाब से। हमारी कहानी में डिमांड था तो हम लोगों ने उसे यूज़ किया, आपकी कहानी में नहीं होगा तो आप हो सकता है आप उसे यूज़ ना करें। उनका एक सर्टन एक एस्टिमेशन और वो होता है, प्राइस होता है, जो कि सब जगह स्टैंडर्ड ही है, लेकिन हमारे मूवी में तो शायद हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उनसे काम करा लिया था, तो उनका वो टाइम ज़्यादा हो गया था। लाइट के साथ ऐसा है कि आपने मंगा तो लिया लाइट वाइट सारा कुछ, लेकिन उनका भी एक सर्टन रिक्वायरमेंट होता है, जो कि हम लोगों ने उसे भी कभी कैलकुलेट नहीं किया, बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी 30-32 हज़ार का उनका एक रिक्वायरमेंट था। बटर पेपर है, ये पेपर है, XYZ काफ़ी सारा उनका एक रिक्वायरमेंट था। ब्लैक कटर है, और फिर शिमर है, इस तरह कुछ उनका रिक्वायरमेंट था, जो कि हमारे जमशेदपुर झारखंड में अवेलेबल था नहीं, तो हमें उसे कोलकाता से मंगाना पड़ा। तो ये सब जो ये सारे जो कॉस्ट है ना, ये सब हिडन कॉस्ट है, ये आपको एट द टाइम ऑफ शूट आपको ही समझ में आता है। और कई बार होता है कि आपने अवेलेबल लाइट आपने मंगाए हैं, लेकिन फिर भी आपको फॉर द सेक ऑफ आर्टिस्टिक सेक भी आपको अदर लाइट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ जा रही थी। जैसे कि मुझे याद है कि एक सॉन्ग सीक्वेंस था जहाँ पे स्टेज पे डांस हो रहा था, लेकिन वहाँ पे हमें और भी स्पॉटलाइट वगैरह हमें लगे थे। तो ये सब कुछ कॉस्ट है जो कि आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये सब जब आपका सीन चल रहा होगा तो फिर कैमरामैन का अपना रिक्वायरमेंट आएगा, कोरियोग्राफर का अपना रिक्वायरमेंट आएगा। तो बेसिक लाइट्स के अलावा भी हमें और लाइट्स हमें लगे थे। मुझे याद है कि 2 से 3 गाने में हमें एक्स्ट्रा लाइट हमें लगाने पड़ गए थे, दोनों ही आइटम सॉन्ग था हमारा। देखिए साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है उनका जब हम कोई डायलॉग वाला एक सीन कर रहे हैं, या ड्यूरिंग इंटायर फिल्म में जहाँ भी डायलॉग हो रहा है या जहाँ भी कुछ ये कन्वर्सेशन हो रहा है 2-3 आर्टिस्ट के बीच में, तो साउंड रिकॉर्डिस्ट का उनका ये जॉब होता है कि वो अवेलेबल एम्बियंट साउंड भी रिकॉर्ड करते हैं और हीरो हीरोइन का भी साउंड रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि जब डबिंग के टाइम पे अगर आप
आपको लोकेशन में लिप सिंक का अगर साउंड आपको नहीं मिलेगा तो आप डबिंग में प्रॉपर आप उसको मैच नहीं कर सकते हैं। तो ये 2-3 लोगों की टीम थी, इनके पास अपना गैजेट था, माइक एंड ऑल दोज रिकॉर्डर वगैरह था उनके पास, और वो हर दिन वो लैपटॉप से अपना कन्वर्ट करके हमें साउंड वो दिया करते थे, और वो सारा डे 1 डे 2 करके नेमिंग हमारे पास होता था, इवन आर्टिस्ट 1 आर्टिस्ट 2 या हीरो या हीरोइन ऐसा करके। तो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था, और बिना उसके दिक्कत होती बहुत ज़्यादा अगर हम साउंड रिकॉर्डिस्ट को हायर नहीं करते। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप चाहें तो आप साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है आप हायर नहीं कर सकते हैं, आप सीधे डबिंग ही कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।